हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हिस्ट्री का ये रहेगा हमारा पार्ट नंबर 11 और प्राचीन भारत का इतिहास। आज की क्लास हमारी रहेगी प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम टॉपिक करने वाले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। तो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करेंगे और केवल 10 मिनट के लिए आप जुड़े रहिए क्लास के साथ और अपनी 10 मिनट दे दीजिएगा क्लास को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं और जो सारे ही एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है, भूगोल का जनक, या फिर राजनीतिक शास्त्र का जनक, या फिर दर्शन शास्त्र का जनक? तो हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। किसका इतिहास का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और नीचे ऑप्शंस में आपको हेरोडोटस और भी 2-4 नाम दे दिए जाएंगे, तो उनमें से हेरोडोटस इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अलेक्जेंडर, जिसे बोलते हैं सिकंदर, और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो कहाँ पर लड़ाई लड़ी थी? हाइडेस्पीज में, या पानीपत में, या फिर झेलम में, या फिर त्राइन में? तो यहाँ पर आंसर जो रहने वाला है देखते हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ, कौन से राजा? पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध, सिकंदर का कौन सा युद्ध? प्रसिद्ध युद्ध कहाँ? हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी इस युद्ध में? पोरस की हार हुई थी, सिकंदर की जीत हुई थी। परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया, जिससे उसकी मित्रता उससे हो गई और दोनों ने आपस में मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। किसको? कौन सी नदी को? झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। इसीलिए जो इसका विकल्प रहेगा वो रहेगा ए और सी, यानी ये रहेगा ए आंसर इसका और सी आंसर। तो ये देख लेना है आपको क्या इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि जो ये सिकंदर थे और पोरस थे, इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी और इस लड़ाई में जो है जीत सिकंदर की हुई थी, पोरस हार गए थे। और जो ये युद्ध हुआ था, ये हुआ था हाइडेस्पीज नामक नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। और यहाँ पर जो हारे थे पोरस, इनकी बहादुरी को देखते हुए जो सिकंदर थे उन्होंने इनका जो राज्य है वापस लौटा दिया था। और इसको यूनानी भाषा में, कौन सी? झेलम को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका हो गया डिटेल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? कौन सी सेना थी जिसने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? ए एम्बी, बी पोरस, सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर जो पोरस थे उन्होंने किसके साथ? सिकंदर के साथ मुकाबला किया था और सिकंदर की जीत हुई थी, पोरस की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। तो जो यहूदी होते हैं उनके धार्मिक पाठ का नाम क्या है? सूक्ति संग्रह है, त्रिपिटक है, या फिर मूसा संहिता है, या जैन अवेस्था है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम था मूसा संहिता। क्या? मूसा संहिता। और इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका पूज्य स्थल जो है वह है सिनागोस। क्या? सिनागोस के नाम से जाना जाता है। इनका पूज्य स्थल का नाम भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। सिनागोस के नाम से इनका पूज्य स्थल जाना जाता है। और त्रिपिटक बौद्धों का और
जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। और जो ये त्रिपिटक है ये है बौद्धों का है त्रिपिटक, और जैन अवेस्ता पारसियों का प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। प्लीज़ आप शेयर नहीं करते हैं, और कमेंट भी करके बताइएगा आपको क्वेश्चंस कितने हेल्पफुल लगे। यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास आज जो हम कर रहे हैं, इससे पहले हमने एक प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है। इसके 10 पार्ट हो चुके हैं, ये आज 11 पार्ट है इसका, तो इसमें इंक्रीज होते रहेंगे क्वेश्चंस। तो आप इस सारे के सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे MCQ क्वेश्चन हैं, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करवाए जा रहे हैं। तो 5th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और वीडियो के साथ। बस 5 मिनट और अपनी दे दीजिएगा इस क्लास को। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो कौन सी थी? प्राचीन काल में कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पर जो करते थे हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th क्वेश्चन। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल करने वाले कौन थे? जिन्होंने युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था वो थे मगध। कौन थे? मगधों ने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, और मगध राज्य में ही पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिसका प्रयोग मगध सेना ने अपने युद्धों में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? जो मगध था उसका जो उत्थान हुआ था उसके लिए कौन सा शासक था? प्रथम शासक था जो कि उत्तरदायी था उत्थान के लिए। कौन सा? यहाँ पर बिंदुसार, अजातशत्रु या बिंबिसार या फिर वसुदेव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स बिंबिसार। क्या रहेगा? बिंबिसार आंसर रहेगा। और बिंबिसार के बारे में यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। जो बिंबिसार थे वो मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठे थे। कितनी ईस्वी में? 544 में। कौन? बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठे, और इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। किसका? राजगृह का निर्माण किया और इसी को राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसने चंड प्रद्योत अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवेद जीवन को भेजा। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र, जो बिंबिसार थे उनकी हत्या उनके पुत्र ही अजातशत्रु ने कर दी थी। किसने? बिंबिसार की हत्या किसने की? उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी डिटेल हो गई। बहुत अच्छे से मैंने इसको लिखा है ताकि आपको इजीली इसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और इससे रिलेटेड अगर कोई ज़्यादा क्वेश्चंस बने तो आप इजीली उनको कर पाओ पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब पहले, ईसा पूर्व मगध में किसका भंडार था? तांबे का, लेड का या फिर टीन का या फिर लोहे का? तो आंसर रहेगा लोहे का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में सबसे विशाल भंडार था लोहो का। और भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है भारत में चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, या फिर काले और लाल मृद भांडों के साथ, या फिर गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, या उत्तरी काली पॉलिशिक वाले मृद भांडों के साथ। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये रहेगा ए, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ भारत में पुराना लोह युग जुड़ा हुआ था। याद रखना है, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। और इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इस काल के जो लोग थे वो एक विशिष्ट प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे, और उन बर्तनों को चित्रित धूसर मृद भांडे कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। निम्नलिखित मगध के राज्य वंशों को काल क्रमानुसार लिखिए, यानी क्रम के अनुसार लिखना है। तो नंद है, मौर्य है, शिशुनाग है या हर्यक है? तो यहाँ पर सबसे पहले कौन रहेगा? सबसे पहले रहेगा हर्यक। कौन रहेगा? हर्यक सबसे पहले रहेगा, हर्यक।
उसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा हर्यक के बाद शिशुनाग। कौन? शिशुनाग। और उसके बाद यहाँ पर आएगा नंद। क्या? नंद। और उसके बाद रहेगा मौर्य। याद रखना है, सबसे पहले हर्यक आए, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य। ये इसका कालक्रम रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं। स्पेशली एसएससी से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। इससे पहले 10 पार्ट भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।